हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इससे आगे का पार्ट। टॉपिक वही है, नेशनलिज्म इन इंडिया। सब टॉपिक द लिमिट्स ऑफ सिविल ओबीडियंस की डिसोबीडियंस इसमें बेसिकली हम दो पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। एक तो डिप्रेस्ड जो क्लास थी उसके बारे में, और एक दूसरे कंसर्न हम डिस्कस करेंगे इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो शुरू किया गया, क्या क्या किन किन परिस्थितियों में शुरू किया गया ये हमने डिस्कस किया। कौन कौन से इसके फ़ायदे हुए, बेनिफिट्स में हमने देखा कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेगोशिएशन पावर बढ़ी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, और भी कई चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की। गांधी इरविन पैक्ट और यूनिटी ऑफ द नेशन, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी। अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी, हालांकि लिमिटेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। बिजनेसमैन का स्टैंड अलग था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग था, रिच पीजेंट्री का अलग था, पुअर पीजेंट्री का अलग था, ये हमने देखा। लेकिन इसकी स्पेसिफिक जो लिमिटेशन थी वो आज हम डिस्कस करेंगे दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से। पहला अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड क्लास, दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसमें अनटचेबल्स। नाइनटीन 1930s में जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उस समय जो स्वराज का कंसेप्ट था, या हम ये बोलें कि स्वराज का जो दायरा था वो कम था, उसमें अनटचेबल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था उस समय। 1930s की बात करें तो अनटचेबल्स जो थे, इन्होंने अपने आप को 1930s तक आते आते अलग दो नामों से खुद को संबोधित करने लगे थे। उनमें एक तो दलित और ओप्रेस्ड, ये दो अदर नाम थे अनटचेबल्स के। इनिशियली हुआ क्या था कि कांग्रेस जो थी उसने इग्नोर किया था इन लोगों को, ignored by the Congress, by the Indian National Congress। कब की बात कर रहे हैं हम? 1930s की, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1885। क्यों इनको इग्नोर किया गया? क्योंकि गांधी जी के आने तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन एलीट ग्रुप, या आप ये बोलें हाई, जो सो कॉल्ड हाई कास्ट थी, उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। इसलिए अनटचेबल्स या जो दलित लोग थे उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, रिप्रेजेंटेशन मिला, मुस्लिम कम्युनिटी को भी मिला, अदर कम्युनिटी को भी मिला, कुछ लोग इसमें आए। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम देखें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था इनकी मांगे रखने के लिए। उनको डर क्या था? उनको डर था फियर ऑफ ऑफेंडिंग द संतानीज। कांग्रेस को डर क्या था? फियर ऑफ ऑफेंडिंग द संतानीज। ये जो संतानीज है, संतानीज को आप बोल सकते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट, यानी जो उस समय अपने आप को अपर कास्ट के लोग समझते थे। क्यों कांग्रेस को डर था? क्योंकि जो अपर कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, या उनकी आप ये बोलो कि उनका प्रभाव जो था वो सोसाइटी में ज़्यादा था, क्योंकि वो
कैपेबल थे हर प्रकार से, फाइनेंशियली और हर प्रकार से वो क्या करते थे, ज़्यादा, ये जो अपर कास्ट हिंदू थी ये ज़्यादा पावरफुल थी उस समय। इसी के डर से कांग्रेस ने इनको बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, किनको, अनटचेबल्स को। तो ये कहीं ना कहीं मेन जो स्ट्रीम थी इससे ये पीछे रह गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब से महात्मा गांधी जी आए, महात्मा गांधी जी का व्यू अलग था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जब तक हम सोसाइटी के हर ग्रुप को हमारे मूवमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमें स्वराज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अनटचेबल्स को कई सैकड़ों हजारों सालों से दूर रखा गया है या ये एलिनेट किए गए हैं। इसलिए जब तक इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा तब तक हम सोसाइटी में स्वराज का कंसेप्ट पा नहीं सकते। स्वराज तभी पॉसिबल है जब सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले या सभी को अपना अधिकार मिले। उनका ये मानना था कि कई सैकड़ों सालों से इनको दूर किया गया, इनको एलिमिनेट किया गया था या इनको सप्रेस किया गया था, तो वो इनका अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे। इसी क्रम में महात्मा गांधी जी ने जो अनटचेबल लोग थे उनको बोला था, एक नाम दिया था हरिजन। हरिजन, हरिजन का मतलब हो गया द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि यानी भगवान के जन, तो उन्होंने ऐसा बोला। इसके अलावा गांधी जी ने क्या किए, बहुत सारे सत्याग्रह करवाए, ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह। सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए उन्होंने, किस लिए, टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू द टेम्पल। सत्याग्रह क्यों करने पड़े, क्योंकि जब तक गांधी जी आए उससे पहले तक और उसके बाद में और आज भी यही कंडीशन है कई जगह पर कि डिप्रेस्ड सेक्शन के लोगों को टेम्पल में एंट्री नहीं थी उस समय। तो उन्होंने सत्याग्रह किए कि इन लोगों को टेम्पल में जाने की अनुमति हो, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। इसके अलावा पब्लिक वेल, सार्वजनिक जो कुएं हुआ करते थे, कुएं बावड़ियां जिससे पानी के रिसोर्सेज थे, पहले पानी की पूर्ति ऐसे की जाती थी, तो इन पर भी इन लोगों का एक्सेस हो, इसके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह करवाया। इसके अलावा आप स्कूल्स ले लो, रोड ले लो, इन सब पर रेस्ट्रिक्शन था, इन लोगों पर बंदिशें थी, इन सभी के लिए उन्होंने क्या करवाए, सत्याग्रह करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है सत्याग्रह के जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन कंसर्न थे, वो क्या थे, टेम्पल, पब्लिक वेल्स, रोड्स, स्कूल्स और पब्लिक सोसाइटी की जो चीज़ें हैं उन सब पर ये चीज़ें लागू होती थी। इसके अलावा गांधी जी ने खुद ने क्या किया, खुद से क्लीन द टॉयलेट। उस समय सोसाइटी में क्या था कि जो साफ सफाई का काम था, टॉयलेट को जो क्लीन किया जाता था, वो सारा काम किसके द्वारा किया जाता था, आपके अनटचेबल से, डिप्रेस सेक्शन से। लेकिन गांधी जी ने इस प्रथा को तोड़ते हुए खुद से टॉयलेट्स की सफाई की। टॉयलेट की सफाई करने का उनका मोटो था, उनका जो डिग्निफाई काम था, यानी डिग्निफाई वर्क जो था, किसका था ये डिग्निफाई वर्क, उस समय कास्ट हुआ करती थी, भंगी बोला करते थे उनको, भंगी या स्वीपर, आप बोल सकते हैं स्वीपर। तो गांधी जी ने ये सारे काम खुद से किए ताकि सोसाइटी का जो मानस है, जो सोसाइटी की सोच बनी हुई है, उसमें कुछ परिवर्तन आए और अनटचेबल्स का अपलिफ्टमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा गांधी जी ने अपर कास्ट के जो लोग थे उनसे आग्रह किया कि आप अपना जो हर्ट है, आप जो अपने दिल में जो ये भावनाएं रखते हैं, इनको चेंज करें और इनसे ऊपर आए। जो संकीर्ण आपकी मानसिकता है उससे आप बाहर आए, उससे आप क्या करें, बाहर आए।
पैरोचिकल जो माइंड सेट है उससे आप बाहर निकले, और जो आप ये पाप करते हैं अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का जो पाप है, उससे छुटकारा आपको मिले। लेकिन गांधी जी ने हालांकि अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए, लेकिन कुछ लीडर, दलित जो लीडर थे, दलित लीडर, वो चाहते थे कि इन सब सोसाइटिक जो रिफॉर्म है या सोशल जो रिफॉर्म है, इनसे दलितों का एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उन्होंने निकाला डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। पॉलिटिकल सॉल्यूशन, देखो मैंने बात की आपकी, गांधी जी ने जिस चीज को फॉलो किया वो कैसा सॉल्यूशन था, सोशल, सामाजिक सुधार की बात थी वो। लेकिन जो दलित लीडर थे वो चाहते थे पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अब पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है उसको वो जरिया मानते थे कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के तरीका। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के अंतर्गत उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने डिमांड रखी रिजर्व सीट की। रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मीन्स जो लीडर थे, दलित लीडर, उन्होंने पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात की। पॉलिटिकल सॉल्यूशन के अंतर्गत उन्होंने बात रखी कि इतने दिनों से अनटचेबल्स या आप ये बोलो दलित कम्युनिटी के जो लोग थे उनको सप्रेस किया गया है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें रिजर्वेशन दिया जाए। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सेपरेट इलेक्टोरेट। दलित लीडर्स का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही दलित मेंबर्स या दलित जो कम्युनिटी है उनके अपलिफ्टमेंट को इंश्योर कर सकती है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता था कि दलित मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चूज किए जाए। तो आप इसमें लिख सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल से रिलेटेड था ये। इस सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था कि कुछ सीटें रिजर्व होंगी और उसके लिए ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल की सीटें रिजर्व होंगी उसमें सिर्फ दलित लोग ही चुने जाएंगे। अब दो चीजें हैं, एक है सेपरेट इलेक्टोरेट और एक है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो डिफरेंट अलग अलग चीजें, मैं दोनों का एक्सप्लेन आपके लिए कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप समझिए सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसे? सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस कंसेप्ट को इजाद किया गया था 1909 में। 1909 में रिफॉर्म आए थे मार्ले मिंटो। आपके सिलेबस में नहीं है, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म। रिफॉर्म के नाम पे अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसी क्षेत्र में एक दूसरा काम किया कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की थी सबसे पहले 1909 में। याद रखिएगा, मार्ले उस वक्त सेक्रेटरी थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे, ये वाइस रॉय थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे ये कोई कंट्री है, आप ये मान लो ये कोई पूरा कंट्री है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन होते, मैंने आपको शुरू में बताया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना कम रिप्रेजेंटेशन था, वो सब चीज़ें आप रिकॉल कीजिए। तो इसमें होता क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में जैसे मानो यहाँ के लिए इलेक्शन होने हैं, तो सेपरेट इलेक्शन में ये हो जाता है कि ये पर्टिकुलर कोई रीजन है इसको रिजर्व कर दिया जाता है। और रिजर्व भी किस प्रकार से किया जाता है कि जैसे मानो यहाँ अनटचेबल कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ, कैंडिडेट कौन सा हुआ,
अनटचेबल्स का। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट में ये प्रोविजंस होते हैं कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा अनटचेबल्स को, उसको सिर्फ वोट देंगे अनटचेबल्स। क्लियर हुई कुछ बात? नहीं क्लियर हुई तो अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं आपको। रिजर्वेशन, रिजर्व सीट। रिजर्व सीट में क्या होता है, जैसे मानो ये प्रोविंस है कोई, इसके लिए सीट रिजर्व कर दी कि भाई ये अनटचेबल्स के लिए रिजर्व है। अब इस रीजन में किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, वो वोट इसी को देंगे। ये होता है रिजर्व पॉलिसी। ये पॉजिटिव कंसेप्ट है और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नेगेटिव कंसेप्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही मेन डिफरेंस है कि जिस कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे या जिस कम्युनिटी का लीडर खड़ा होगा, उसको उसी कम्युनिटी के लोग वोट दे पाएंगे, अदर कम्युनिटी के लोग उसको वोट नहीं देंगे। तो जो लीडर थे, दलित लीडर, वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट हो। इससे क्या होगा कि देश बंटता है। सेपरेट जो इलेक्टोरेट होगा, इसमें देश की जो यूनिटी है वो डिवाइड होती है, जैसा कि अंग्रेजों ने बीज बोए थे मार्लियामेंटो रिफॉर्म से। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, मार्लियामेंटरी रिफॉर्म क्यों लेके आए, 1905 में बंगाल विभाजन क्यों हुआ, ये सब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के सारे तरीके थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता तो ठीक अलग बात हो गई, हिंदू मुस्लिम एकता को तो उन्होंने तोड़ा ही, साथ ही मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी में जो विभिन्न ग्रुप थे उनमें भी वो डिफरेंसेस पैदा करना चाह रहे थे। इसीलिए ये सारे कंसेप्ट इजाद कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का उसमें क्या था, हाथ था। चलो वापस हम मुद्दे पे आते हैं। तो दलित लीडर का मानना था कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही जो सोशल डिसेबिलिटी है, सोशल डिसेबिलिटी मीन्स अनटचेबल के साथ बुरा व्यवहार, उसको दूर कर सकती है। उनका ये मानना था पॉलिटिकल सॉल्यूशन, यानी कि गांधी जी के द्वारा सजेस्ट किए गए सोशल रिफॉर्म ही कुछ नहीं होंगे, उनके अलावा हमें कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करने होंगे। तो इससे ओवरऑल हुआ क्या कि जो ये कम्युनिटी थी अनटचेबल्स, इनका रिप्रेजेंटेशन या इनका पार्टिसिपेशन हमारे सिविल डिसोबीडियंस में कम रहा, लिमिटेड रहा। लिमिटेड का मतलब कुछ स्थानों पर हुआ और कुछ स्थानों पर नहीं हुआ। एक्सेप्शन इसमें यह है कि जहां महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहीं उस रीजन में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक फेमस लीडर हुए हैं दलित लीडर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, दोनों में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनको डिस्कस किए बिना हमारा डिस्कशन अधूरा रहेगा। तो अंबेडकर की रोल की हम बात करें तो इनको अनटचेबल्स कम्युनिटी के लोग अपना मसीहा मानते थे। ये उनके राइट्स के लिए हमेशा लड़ते रहे, उनके एम्पावरमेंट और उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्हीं कामों को हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले 1930 में क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। किस पर्पज से, दलित लोगों को एकजुट करने के लिए, एकजुट करने के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द डिप्रेस्ड क्लास जेज एसोसिएशन। अब आपको पता लग गया ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, पूछा जा सकता है ना, एक लाइन में दे दिया कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ऑप्शन दे दिया जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, CR दास। तो आपको ऑप्शन पे टिक करना होगा। इन्होंने ये इस मोटो से एस्टेब्लिश किया कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके या उनको इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा इनके कुछ कंसर्न थे महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ इनके कुछ कंसर्न थे, कॉन्फ्लिक्ट था किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ, अंबेडकर जी के, डॉक्टर अंबेडकर। महात्मा गांधी जी की तरह ये भी वकील थे, ये भी वकील थे। कंसर्न क्या थे सुनो, 3 राउंड टेबल हुए थे। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, 3 राउंड टेबल हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कांग्रेस ने इन तीनों में से सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया था और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जरा सोचिए इनमें से कौन सा था? 1, 2, 3, किस पे टिक लगाएं? सेकंड। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही राउंड टेबल में हिस्सा लिया था, वो भी फेल हो गया था। बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या किया था? हिस्सा लिया था। तो वहां जो सेकंड राउंड टेबल हुआ उसमें डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी में कन्फ्लिक्ट हुए, इनके कुछ कंसर्न रहे। कंसर्न क्या थे? राउंड टेबल में कंसर्न था वही, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित लोग जो हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो। मतलब कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा अनटचेबल कम्युनिटी से या दलित से, उसको सिर्फ दलित ही वोट देंगे। मुस्लिम खड़ा होगा तो मुस्लिम देंगे, हिंदू खड़ा होगा तो हिंदू को देंगे। ऐसा करना चाहते थे ये। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि इससे हमारी जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और इसका फायदा हमें ना होकर सीधा अंग्रेजों को होगा। और इससे जो मूवमेंट चल रहा है हमारा, किस दिशा में? इंडिपेंडेंस की तरफ जो हमारा मूवमेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्लो होगा। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की किसी कोई व्यवधान हो। सेकंड राउंड टेबल में इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दिया? भूख हड़ताल, फास्ट अनटू डेथ। यानी उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि जब तक मेरी शर्तों को नहीं माना जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो अंत में अंबेडकर जी महात्मा गांधी जी की बात से एग्री हुए और दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट 1932 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट है ये। पूना पैक्ट किन दो महान हस्तियों के बीच में हुआ और क्या कंसर्न था? सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें पैक्ट में क्या हुआ कि अंबेडकर जी ने इस बात को छोड़ दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसके इलेक्शन में कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। रिजर्व्ड सीट किसके लिए? अनटचेबल्स या दलित कम्युनिटी के लिए। तो ये पैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दलित कास्ट को बाद में बोला गया था शेड्यूल कास्ट, SCHUDULE, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के ये लेटर थे। तो जो प्रोविंशियल हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में क्या हुआ? इनकी सीटें रिजर्व कर दी गई। इन सीटों का रिजर्वेशन आज भी हमारी पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें आज भी है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सिविक्स में आपको सिखाया था। अब ये तो रहा कंसर्न आपका अनटचेबल्स का। अब हम कंसर्न डिस्कस करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी का। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम मुस्लिम्स के कंसर्न इश्यू डिस्कस करेंगे और कुछ टाइमलाइन जो है इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।